Good morning, students. Let's start a new chapter, chapter 13, direct and inverse proportion. Direct proportion क्या है? The two quantities may vary in such a way that if one increases, the other also increases. If one decreases, the other also decreases. Then the two quantities are said to be in डायरेक्ट प्रोपोर्शन. देखिए, मान लीजिए हमारे पास टू क्वांटिटीज हैं ए एंड बी. सपोज ए बढ़ता है, कोई भी जो भी क्वांटिटी हमने ली, ए बढ़ती है तो बी भी बढ़ रहा है. ए कम हो रहा है तो बी भी कम हो रहा है. तो इसको कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन. फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक चॉकलेट लेते हैं. प्राइस ऑफ चॉकलेट मान लीजिए 10 रुपीज है. वन चॉकलेट ली 10 रुपीज में, टू चॉकलेट ली 20 रुपीज में, 3 ली 30 में, 4 चॉकलेट ली 40 में. इस तरह से हम चॉकलेट्स को बढ़ाते चले गए तो क्या हुआ, प्राइस भी बढ़ता चला गया. ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब जब दोनों क्वांटिटीज में जैसे जैसे हमने क्वांटिटी बढ़ाई तो प्राइस भी बढ़ता चला गया, दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ गई. अब इन दोनों में रिलेशन अगर हम देखें, प्रोपोर्शन के वे से अगर हम देखें तो 1/10, नेक्स्ट में है 2/20, नेक्स्ट है 3/30, नेक्स्ट है 4/40. इन दोनों, इन चारों चीजों में क्या रिलेशन है? देखें तो ये तो 1/10 है ही. इसको करेंगे, कट करेंगे तो वो भी 1/10 आएगा. इसको कट करेंगे तो भी 1/10 आएगा, और इसको कट करेंगे तो भी 1/10 आएगा. इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू के. के यहां पर कांस्टेंट है, तो ये एक जैसे रहने वाला है. जैसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो ये एक जैसा होगा. जितनी मर्जी क्वांटिटीज हैं, अगर हम उसको, दो क्वांटिटीज है, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा उतना ही बढ़ रहा है, तो इनका जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहने वाला है, दैट इज के. तो अब हम ये देखें कि सम किस तरह से आते हैं. एक एग्जाम्पल बता देती हूं आपको. जैसे देखिए, हमारे पास एक क्वांटिटी है पेन्स, और दूसरा हम बताते हैं इसका प्राइस. अब मान लीजिए हमारे पास पेन्स हैं 2, ठीक है, और ये आए हमारे 20 रुपीज की. और अब मुझे ये बताना है, मैंने खरीदे 5 पेन्स, ये कितने के होंगे, ये हमें बताना है. तो इसमें हमें क्या करना है, जब मैंने आपको पहले ही बताया है A/B, तो अब हम इनको क्या कहेंगे, x1, और इसको कहेंगे x2, और इसको कहेंगे y1, और यहां पर है y2. क्योंकि y2 मिसिंग है इसलिए मैं यहां लिख रही हूं. अब मैंने आपको बताया था दो हैं, ये दो क्वांटिटीज हैं, तो क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये आपको देखना पड़ेगा. हालांकि अभी मैंने आपको इनवर्स प्रोपोर्शन बताया नहीं है, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन बताऊं उससे पहले मैं ये बता दूं आपको, ये हमें यहां देखना पड़ेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है. अब आपको डायरेक्ट तो पता ही है, इतना आपको पता है 2 पेन्स 20 रुपीज के आते हैं, 5 पेन्स हमने क्वांटिटी बढ़ाई है तो हमें प्राइस भी ज्यादा पे करना पड़ेगा. तो इट मीन्स है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन. जब ये केस हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, आपने लिखना इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है तो हमें क्या करना है, x1
डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय y2, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया दोनों क्वांटिटीज का प्रोपोर्शन इज इक्वल टू k, मींस इक्वल रहने वाला है. इट मींस ये डिवाइडेड बाय ये इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस. तो अब ये क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय y2, क्योंकि हमें y2 बताना है. आप y2 इसको अलग से भी कह सकते हो, इसको हम मान लेते हैं x और ये है क्या, y2. इसको y2 की जगह हमें क्या लिखना चाहिए फिर, x. इसके बाद आपको जस्ट कैलकुलेशन करनी है, वो आपको आती है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x इज इक्वल टू 5 इंटू 20, x इज इक्वल टू 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2. 2 1s are 2 10s are 50. अब ये 50 क्या है, प्राइस ऑफ पेन्स है, ये है इन रुपीज. इसका मतलब 50 रुपीज के आएंगे 5 पेन्स. इस तरह से हम डायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सॉल्व करेंगे. अब देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है. मैं आपको बता देती हूँ इनवर्स प्रोपोर्शन भी. अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होने वाला है, इनवर्स प्रोपोर्शन में the two quantities may vary in such a way that if one increases the other decreases. पहले क्या हो रहा था, एक बढ़ रही थी तो दूसरी भी बढ़ रही थी, लेकिन अब क्या है, if one increases the other decreases. एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है. if one decreases the other increases. एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है. then the two quantities are said to be in inverse proportion. इसको भी बताती हूं कैसे. मान लीजिए इसमें भी 2 क्वांटिटीज हैं, A एंड B. अब हम क्या करते हैं, क्वांटिटी A को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, क्वांटिटी B कम हो जाएगी. और अगर हम A को कम करते हैं तो क्वांटिटी B बढ़ जाएगी. तो एग्जांपल से देखो, मान लीजिए हमारे पास 30 पेन्स है, इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने क्लास के स्टूडेंट्स में. मान लीजिए मेरे पास स्टूडेंट्स हैं 30, तो हर स्टूडेंट को कितने पेन मिलेंगे, ईच स्टूडेंट विल गेट 1 पेन. ठीक है. और बाई चांस उस दिन बच्चे ही 15 हैं तो क्या होगा, हर बच्चे को मिलेंगे 2 पेन्स. और अगर बच्चे ही 10 हैं तो कितने पेन मिलेंगे हर बच्चे को, 3 पेन. और अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो मिलेंगे 6 पेन्स, हर बच्चे को 6 पेन मिलेंगे. अब देखो क्या कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स को कम किया, हर बच्चे को ज्यादा पेन मिलेंगे, ये वाली क्वांटिटी बढ़ गई. और कम किया और बढ़ गए, और कम किया और बढ़ गए. इसको हम वाइस वर्सा देखें, यानी 5 से 10 किया तो 6 से 3 हो गए, कम हो गए. 10 से 15 किया तो 3 से 2 हो गए. इनवर्स प्रोपोर्शन है ना. अब हम इनमें भी रिलेशन देखें, जैसे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखा था A बाई बी इज इक्वल टू के, हमने उनको डिवाइड किया तो इक्वल आ रहा था सारे के सारे. अब इसमें देखो क्या रिलेशन है. अब 30 बाई 1 इज नॉट इक्वल टू 15 बाई 2, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है. अब इसमें देखो क्या करने से इक्वल आ रहा है, देखो 30 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30 आ रहा है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी 30 आ रहा है, 10 को 3 से कर रहे हो तो भी 30 आ रहा है, और 5 को 6 से कर रहे हो तो भी 30 आ रहा है. इट मीन्स A इंटू बी इज इक्वल टू के. वो कांस्टेंट होगा हमेशा. जितनी भी क्वांटिटीज को हम कम करते जा रहे हैं और ये बढ़ रहा है, या इसको बढ़ा रहे हैं और ये कम हो रहा है, तो दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई के इक्वल होगा. मीन्स ए बी इज इक्वल टू के. डायरेक्ट में क्या था, ए बाय बी इज इक्वल टू के, और इनवर्स में क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल टू के.
तो देख लेते हैं सम कैसे आते हैं और आपको कैसे काम करना है। बता देती हूं मैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ वर्कर्स हैं, मान लीजिए 10 वर्कर्स हैं। उनको हमने कहा एक काम है उसको आपने कंप्लीट करना है, तो कहते हैं हमें 10 वर्कर्स को 10 डेज लग जाएंगे उस काम को कंप्लीट करने में। अब फिर क्या हुआ, बाद में कितने वर्कर्स आए, ओनली 5 आए, तो कितने दिन लग जाएंगे ये हमें बताना है। देखिए मान लीजिए ये है x1 और ये है y1, अरे ये है x2 क्योंकि वर्कर्स ही है ना, और ये है y1 और ये है y2, और मान लो y2 है हमारा x, हमें बताना है x। अब हमें ये देखना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब आपको डायरेक्ट के बारे में भी पता है और इनवर्स के बारे में भी पता है। 10 वर्कर्स को काम को खत्म करने में लग रहे हैं 10 डेज। 5 वर्कर्स हैं तो उनको कम दिन लगेंगे या ज्यादा डेज लगेंगे। कम वर्कर किए तो उनके पास काम ज्यादा हो जाएगा तो उनको ज्यादा दिन लगेंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा। सो इट्स अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ये है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x1 multiply y1 is equal to x2 multiply y2। अब x1 क्या है 10, y1 क्या है 10, x2 है 5 और y2 है x। अब देखिए 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5, x आ जाएगा 5 1s are 5 2s are 20, x आ गया 20। इट मीन्स 5 वर्कर्स को वही वाला काम कंप्लीट करना है तो उनको डेज लग जाएंगे 20। देखो पता चल गया ना, इनवर्स प्रोपोर्शन है, वर्कर्स कम किए तो डेज ज्यादा लग रहे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.1 इज फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। पार्किंग चार्जेस गिवन है हमारे पास, मीन्स 4 आवर्स अगर के लिए हमने पार्क करनी है तो हमें 60 रुपीज पे करने पड़ते हैं, और अगर हमें 8 आवर्स के लिए कार को पार्क करना है तो 100 रुपीज पे करने पड़ते हैं। 12 आवर्स के लिए करना है तो 140 रुपीज एंड 24 आवर्स के लिए हमें 180 रुपीज पे करने पड़ते हैं। तो आपने चेक क्या करना है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। अब आपको एक चीज बताई थी कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े, या इसको भी कम करें तो ये भी कम हो जाए, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। एक कंडीशन और भी है कि प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए दोनों क्वांटिटीज का, मींस रेशियो सेम होना चाहिए उनका। मान लीजिए ये x मान लेते हैं, ये x है, टाइम को x मान लिया और जो पार्किंग चार्जेस है उनको y मान लिया। अब देखें वैसे हम 4 आवर्स से 8 आवर्स किए तो 60 से 100 रुपीज हो गए, 8 आवर्स से 12 किए तो ये भी 140 हो गए, 12 से 24 किए तो 140 से 180 हो गए। मींस बढ़ तो रहा है, इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ गया, ये बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ गया, ये बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ गया। पर इसको आप ऐसे नहीं कह सकते बढ़ रहा है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पहले ये देखना पड़ेगा हर केस में x बाय वाई क्या इक्वल आ रहा है। तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं x बाय वाई क्या है 4/60, वो क्या है 4 1s are 4 1s are 4 5s are 20, 1/15। सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस में क्या है x बाय वाई 8/100, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 5s are 20, means 2/25। In third case
थर्ड केस में देखो क्या आ रहा है। थर्ड केस में 12 आवर्स 140 चार्जेस हैं। 12 बाय 140, 4 3s are 12, 4 3s are 12, 4 5s are 20 मीन्स 3 बाय 35। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या x बाय 24 डिवाइडेड बाय 180, 4 6 are 24, 4 4s are 16, 4 5s are 20 यानी 6 बाय 45। अब हर केस में क्या हो रहा है, x बाय y तो इक्वल ही नहीं आया, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ही नहीं। तो हमें क्या लिखना है, बिकॉज x बाय y ऐसे लिखो इसको, बिकॉज ऑल द वैल्यूज ऑफ x by y are not same। हर बार वैल्यू अलग अलग आ रही है, x by y की वैल्यू सेम नहीं है। सो पार्किंग चार्जेस are not in direct proportion। इसका मतलब हमें ये ध्यान जरूर रखना है केवल इस चीज पे कि इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं कहेंगे। हमें पहले उनका रेशियो बताना होगा, अगर इक्वल आता है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, वरना नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ मिक्सचर ऑफ पेंट। एक पेंट का मिक्सचर बनाना है, इज प्रिपेयर किया गया है बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है तो 8 पार्ट्स हैं बेस के। ये है हमारे पास रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट का 1 पार्ट और 8 पार्ट्स बेस के हमने मिलाए तो मिक्सचर रेडी हो गया। और अब हमसे पूछा क्या है, इन द फॉलोइंग टेबल। अब टेबल गिवन है, इसमें आपको फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस बताने हैं और पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट गिवन है। इट मीन्स हमें ये बताना है यहाँ इस टेबल में क्या आने वाला है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो पहले तो हम दोनों क्वांटिटीज को नेम दे देते हैं। मान लीजिए रेड पिगमेंट है x और बेस है y, तो इसका मतलब रेड पिगमेंट जितने भी गिवन है वो क्या हो गए, x1, x2, x3, x4, x5। ध्यान रखिए इनका नाम जब आपने देना है x1, x2 जब भी देंगे आप उसको पार्ट्स नहीं लिखेंगे। x रेज टू द पार्ट 2, x रेज टू द पार्ट 3 नहीं लिखना, नीचे लिखना है आपको x1, x2, x3, x4, x5। अब y1, y2, y3, y4, y5। अब हम देखें कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा, जैसे ही हम रेड पिगमेंट को हम बढ़ा रहे हैं, क्या बेस के पार्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। अब इसी मिक्सचर में हमें पता चल रहा है 1 पार्ट है रेड पिगमेंट का तो बेस के हैं 8 पार्ट्स। इट मीन्स 4 पार्ट्स रेड के किए तो बेस के और भी बढ़ जाएंगे, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब क्योंकि हमें ये पता चल गया है, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये हमको पता चल गया है। सो x बाय वाई इज इक्वल टू जितने भी x बाय वाई है उसके इक्वल ही होगा। इट मीन्स हमें ये पता है x1 और y1 हमें गिवन है, ये पता है। इसका जो भी प्रोपोर्शन है, जो भी इनका रेशियो है, वो क्या होगा, x2 y2 के इक्वल होगा। इसी तरह से x3 y3 के भी इक्वल होगा और x4 y4 के भी इक्वल होगा। हर पार्ट में सेम होता चला जाएगा। पहले हम कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट, यानी इस टेबल में हमें बताना है पहले y2।
y2 कैसे बताएंगे? x1 है 1 और y1 है 8, x2 है 4 और y2 हमको बताना है। अब क्या करें हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 8। इट मीन्स y2 कितना आ गया? 32 आ गया। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा इस टेबल में? 32। अब क्या करना है हमें? 32 पार्ट्स of base should be added to 4 parts of red pigment. अब हमें सेकंड में भी यही बताना है। सेकंड पार्ट देखेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में है 7 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट और y3 बताना है। हमें ये तो पता ही है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये सेम रहने वाला है। बस यहाँ क्या हो जाएगा? x3 y3। अब x3 देखो कितना है? 7 और y3 हमें बताना है। तो 1 मल्टीप्लाई y3, ये भी x3 है, ये y3 है, तो 1 इंटू y3 इज इक्वल टू 7 इंटू 8। 7 मल्टीप्लाई 8, इट मीन्स 56। तो 56 पार्ट्स ऑफ बेस होंगे। 56 पार्ट्स ऑफ बेस शुड बी एडेड टू 7 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना है आपको। थर्ड पार्ट में क्या करना है? ये हमें पता ही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। बस अब यहां क्या हो जाएगा? x4 y4 हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हमें सम कर लेना है। देखिए x4 कितना है? 12 और y4 है हमको बताना। तो 1 मल्टीप्लाई y4 इज इक्वल टू 12 इंटू 8। y4 इज इक्वल टू 96। 96 पार्ट्स ऑफ बेस शुड बी एडेड टू 12 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट। ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं जब पार्ट्स रेड पिगमेंट के 20 हो तो मीन्स ये हो गया फोर्थ पार्ट। यहां क्या हो जाएगा? x5 y5। देखिए x5 y5, ये है 20 और ये है 5, तो यहां आ जाएगा 5 20 इंटू 8 मीन्स y5 आ गया 160। इट मीन्स 160 पार्ट्स ऑफ बेस should be added to 20 parts of red pigment। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आपको करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।